चलिए, हाय दोस्तों। आज क्लास 10 के बच्चे के लिए क्रैश कोर्स में सबसे अच्छा बुक ये है, यानी इसका देखिए क्वेश्चन बैंक। जो बच्चे 10th बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं। और उसके पहले एक हमने टिप्स लेकर के आया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कोई कई रातें कई रातें बितानी पड़ती है, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। तो मेरे दोस्त, अगर आपने अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी करें, और कहीं भी प्रॉब्लम हो, हम 10th यानी क्लास 10th के बच्चे के लिए क्रैश कोर्स लाए हैं। ये हमारा क्लास 10th के बच्चे के लिए है, तो सिर्फ हम केवल मैथ दे सकते हैं। तो आते हैं, ये सबसे अच्छा बुक है। पहले इस बुक का हम लोग मैथ की तरफ चलेंगे, और इसमें मैथ का जब क्वेश्चन चलेंगे ना, तो सबसे ये देखिए, लास्ट में 2011 वाले क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन ही इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है √3a में, बी में दिया है 2√2 बट्टा √2, और यहाँ सी में दिया है क्या कि 4 + √5, और डी में दिया हुआ है √6। अब इसका कोई काम नहीं रहा, हटाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये सबसे पहला ही क्वेश्चन है, यानी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। डन, आप जानते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। अब पूरा यहाँ पे डिटेल्स तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन तभी भी हम आपको कुछ बता रहे हैं। तो परिमेय संख्या आप पढ़े हुए हैं कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता हो। तो अब हम देखते हैं क्या कि √3 तो परिमेय है नहीं, ये अपरिमेय है। और फिर भी इस बार एक बोर्ड में ऐसा ही प्रश्न आएगा। तो देखते हैं, √2 और √2 अगर काट देते हैं तो कितना हुआ हमारा, यहाँ पे रिजल्ट आया 2। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर हो गया P, नीचे हो गया Q। देखिए इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया, तो यानी ये हमारा सही है आंसर। जब हमारे कहने का मतलब कि ये वाले आंसर उत्तर गए, ये सही नहीं है, तो इसको छोड़ करके ये बी वाले पे ट्राई करेंगे। अगर बी वाला भी नहीं होता तो सी पे जाते, और सी वाला भी नहीं होता तो डी तो कंफर्म है कि हो जाता। तो हम क्या करेंगे कि हमारा मंजिल ए तक नहीं मिला, बी तक मिल गया, हम बी को क्लिक करेंगे और बाकी सबके चक्कर में नहीं रहेंगे, और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाने के लिए चलेंगे। तो आते हैं, फिर देखिए 2011 का ही है। अगला आपका क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मस गुना a b का लस निम्न में से किसके बराबर है। ऑप्शन ए में दिया है a/b, ऑप्शन बी में दिया है b/a, ऑप्शन सी में दिया है a गुना b, ऑप्शन डी में दिया है a + b। तो ये भी क्वेश्चन है जो वास्तविक संख्या से लिया गया है। तो अब ये देखते हैं क्या कि इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इसके बारे में यही पढ़े हैं क्या कि, चलिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मस गुना ए बी का लस निम्न में से किसके बराबर होंगे। तो आते हैं, हम पढ़े हुए हैं कि दो संख्याओं
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ये मौसा गुना लौसा होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा है क्या कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में हो जाएगा मौसा गुना लौसा। अब ये देखते हैं क्या, ये भी हम पढ़े हुए हैं कि मौसा ए बी गुना लौसा ए बी, यानी ए और बी क्या है, एक संख्या है, तो ए गुना बी होता है। तो अब आप बताइए कि क्वेश्चन में ये इतना लिखा हुआ है कि देखिए ए बी का मौसा है और ए बी का लौसा है, तो ये दो इतना के बदला में हम क्या लिखेंगे, तो ए गुना बी लिखेंगे। तो अब ये देखते हैं ऑप्शन नंबर मंजिल एक तर है, नहीं है, बी तर है, नहीं है, सी तर मिल गया। हम यहीं से अब रिटर्न हो जाएंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, न कि हम डी को ट्राई करेंगे। काहे करेंगे, जब देख लिए कि सी तर मिल गया तो मिल गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। देखिए नंबर 3, जो भी बच्चे 10th की एग्जाम दे रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक को अपनाइए पहले, तब हम लोग आगे चर्चाएं करेंगे। पहले एक एक नंबर वाले बना देंगे आपके बीच, और तब हम 2 मार्क्स को लेकर के आएंगे, तब 5 मार्क्स को लेकर के आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें 2011 में 10 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव आते हैं लेकर के। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये दिया है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाते चाहे कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है द्विघात बहुपद, बी में दिया है त्रिघात बहुपद, सी में दिया है रैखिक बहुपद, डी में दिया है बहुपद नहीं। अब जरा सोचो, ये हमारा बहुपद चैप्टर से लिया गया एनसीईआरटी का, जो वास्तविक संख्या के बाद जो चैप्टर है वो बहुपद है। उसमें देखिए वहीं आप लोग को पढ़ने के लिए मिला होगा कि घात 1 वाले बहुपद। तो देखिए एक घातीय बहुपद, इसी का दूसरा नाम होता है रैखिक बहुपद, और इसी का नाम होता है बिना घात वाला बहुपद। आइए, बिना घात वाले बहुपद। अब सोचो मेरे दोस्त, आप पहले ही पढ़े होंगे एक घातीय बहुपद। अब ये देखिए बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। अब फिर हम लोग फिर डिटेल्स तो जाएंगे नहीं, उतना हमारे नहीं लेके जाएंगे आप लोग को, क्योंकि जल्दी सिलेबस को कवर करना है, यानी क्रैश कोर्स के माध्यम से अब पूरा हम डिटेल्स पढ़ाएंगे तो टाइम नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अब ये देखते हैं क्या बहुपद। देखिए एक होता है घात के आधार पर बहुपदों का प्रकार लिया जाता है, और एक होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर। तो ये हमारा घात पूछा है, तो ये घात के जब आधार पर पढ़े होंगे तो रैखिक बहुपद पढ़े होंगे, उसी का नाम इतने सारे हैं। द्विघात बहुपद पढ़े होंगे, त्रिघात बहुपद पढ़े होंगे, यानी एक घातीय बहुपद है चाहे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पढ़े होंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पढ़े होंगे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पढ़े होंगे। चूंकि 9th क्लास में पढ़ लिए होंगे, 9th में मिस किए होंगे, तो आप यहाँ 10th में भी पढ़े होंगे डिटेल्स। तो अब आप जाकर के वो कॉपी उठाइए और पढ़िए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आते हैं यहाँ पे घात 1 घात वाले बहुपद। इसका सही आंसर ऑप्शन ए नंबर होगा क्या? नहीं होगा। बी होगा क्या? नहीं होगा। सी होगा? यस।
ये सी होगा, क्योंकि एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद या बिना घात वाला बहुपद, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। तो देखिए यही हमारा यहाँ पे उठा करके रख दिया है। फिर हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला वही देखिए बात आ गई। देखो यहाँ पे आते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। ऑप्शन नंबर ए में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी में है ए एक्स 4 बी एक्स क्यू, सी में है ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स डी, और डी में दिया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी। देखिए जो मैंने बोला आ गया ना यहाँ पे बात, त्रिघात का बोला है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, पहला तो जान जाओ कि जिस बहुपद का 3 घात हो वो त्रिघात में आएगा ही आएगा। तो इसका क्या 3 घात है? नहीं। इसका 3 घात दिखाई दिया तो यह 4 दिखाई दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसके व्यापक रूप को ही देख लेते हैं। तो ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, जहां क्या होता है ए नॉट इक्वल 0 होता है, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो ऐसा देखेंगे ऑप्शन नंबर ए तर नहीं है, बी तर नहीं है, तो सी तर है ही है। तो जब हमारा यहाँ ऑप्शन हो गया तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बस यहीं से आगे बढ़ेंगे। हाँ, हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कह देगा। तो लो आज सकता है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका 5वां नंबर क्वेश्चन पे। इस 2000 देखिए क्वेश्चन बैंक 2011 में 10 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। 10 तो आज हम लोग करेंगे ही करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। आगे देखते हैं नंबर 5 में दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 3/4, ऑप्शन नंबर बी √3/4, ऑप्शन सी √4/3, ऑप्शन डी √7/4। अब हम ध्यान देंगे, आप जब डिटेल्स क्लास अगर किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं और यहाँ हम सेकेंडों में भी बता सकते हैं, लेकिन नहीं, वैसा काम अभी हम नहीं करेंगे आपके साथ। पहले तो हम डिटेल्स बताएंगे ही बताएंगे, तब देखेंगे कि आप देखिएगा आंसर लगाइएगा। तो अब हम देखते हैं क्या, चलिए वो भी कोई बात नहीं है। यहां हम लिखेंगे क्या कि साइन ए बराबर 3/4। आप पढ़े हैं कि यहाँ पे थीटा रहेगा, चाहे अल्फा बीटा गामा जो भी रहेगा, एक चित्र बनाएंगे। चित्र बनाएंगे तो यहाँ पे ए आपको लिख देना होगा, ये बी हो गया, सी हो गया। तो ये हमारा होता क्या है P/H। तो जब P/H तो ये हमारा देखते हैं P 3 हो गया, यहाँ P होता है, ये H होता है जो कि 4 है, यहाँ निकालना है। तो जब निकालेंगे तो आप जानते हैं कि कर्ण ए स्क्वायर माइनस लंब ए स्क्वायर बराबर आधार ए स्क्वायर होता है। यानी आधार स्क्वायर का जब आप फॉर्मूला भी लाएंगे तो 16 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी आ जाएगा 7। तो ये हमारा हो जाएगा √7। अब हम डिटेल्स तो नहीं निकालेंगे यहाँ पे, हाँ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो वहां पे हम बता देंगे, आप जाकर के वो भी देखिएगा, आ जाएगा समझ में। तो cos a बराबर क्या होता है, तो B/H होता है। तो B/H होता है। अब ये कैसे इस तरह से लिख देंगे, काहे होता है, इसके जानने के लिए डिटेल्स में बने रहिएगा। B का वैल्यू कितना है, √7 है, और H का वैल्यू क्या है 4। देखिए तो क्या ये तरह है आपका मंजिल,
नहीं है। बी तर है, नहीं है। सी तर है, नहीं है। डी तर है, हाँ है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन के पास। इतिहास वही रचता है जो जिद्दी होता है। तो आप भी जिद्दी बनिए। लाइफ का पहला दरवाजा आपने खोलने जा रहे हैं। जो भी हमारे बिहार बोर्ड 10th के बच्चे हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, लाइफ का पहला दरवाजा वो अपने खोलने जा रहे हैं। और उसमें भी कहीं कटौती मत करो मेरे दोस्त। आप जा करके अभी से इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि अच्छा अंक लेकर के आओ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मैथ में, आप कमेंट्स में लिखिए और उस चैप्टर को हम आपके बीच बहुत जल्दी पेश करेंगे। डिटेल्स बोलिएगा तो हम डिटेल्स देंगे कि कहीं प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता है आपको। आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कि tan a बराबर होगा। आइए, ये हमारा है cot 90 डिग्री माइनस a। बी नंबर है sec 90 डिग्री माइनस a। सी नंबर है cosec 90 डिग्री माइनस a। डी नंबर है cos 90 डिग्री माइनस a। जब आप त्रिकोणमिति का टोटल फॉर्मूला देखे होंगे तो देखिए हम यहां लिख ही देते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस a, cos 90 डिग्री माइनस a, tan 90 डिग्री माइनस a, cot 90 डिग्री माइनस a, फिर sec 90 डिग्री माइनस a, cosec 90 डिग्री माइनस a। अब हम देखते हैं क्या करेंगे tan के लिए। तो सबसे पहला है क्या कि इसके बराबर देखिए, दोनों भाई होता है, ये भी भाई है, ये भी भाई है। चलिए तो ये देखते हैं क्या कि यहाँ पे cos है तो वो चला जाएगा उसके घर, और यहाँ पे cos है तो ये चला आएगा इसके घर। फिर ये देखते हैं क्या ये cot है तो ये चला जाएगा वो अपने भाई के पास, ये भी चला आएगा अपने भाई के पास। आप बताइए कि आपके मित्र आपके पास आते हैं तो आप भी तो उनके घर जाते हैं, तो ये दूसरे भाई हुए, ये cosec इसका हो जाएगा। फिर ये देखते हैं sec, यहां हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या करें। तो tan a के लिए पूछा है, खोजो tan a कहां है, यहां है मेरे दोस्त। तो देखिए हैं ये कितना है, cot 90 माइनस से। अब ये cot 90 माइनस से ऑप्शन नंबर ए तर सही हो गया। अब बताइए, हो सकता है कि 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है तो 2022 में भी ये पूछे, 23 में भी पूछे, 24 में भी पूछे। आप स्टडी करें, वो कब पूछे उससे कोई बहस नहीं है, वो क्या पूछ रहा है उससे भी बहस नहीं है। आप ये देखें कि ये क्वेश्चन है तो बस हम वहां के पूरे इर्द गिर्द को पढ़ लें, ऐसा बनाओ अपने आप को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये बोला है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो आइए, ए नंबर पे भुज, बी नंबर पे कोटि, सी नंबर पे अक्ष, डी नंबर पे हो जाएगा आलेख। अब ये देखते हैं एक्स अक्ष पूछा है तो ये देखते हैं क्या कि एक्स अक्ष से दूरी पूछा है। तो अब ये देखेंगे क्या कि देखिए एक्स और वाई किसी का नियामक होता है। तो पहला एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष, पहला भुज तो दूसरा कोटि। तो ये बोला है कि किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी
उस बिंदु का क्या कहलाती है? तो एक अक्ष का दिया हुआ है तो पहला को हम लोग भुज बोलते हैं और दूसरा को हम लोग कोटि बोलते हैं। ये आप नियामक ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पढ़े आप लोग नहीं पढ़े वो तो आप ही लोग जानेंगे। कंपटीशन आप लोग में होगी, 10th के बच्चे से 10th के बच्चे के लिए होगा और 9th के बच्चे से 9th के लिए होगा। आते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर, कहता है क्या, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? लो, ऑप्शन नंबर ए 2 पाई आर, बी में 4 पाई आर स्क्वायर, सी में पाई आर स्क्वायर, डी में 4 पाई आर। अब ये देखते हैं क्या, ये हमारा एक वृत्त है, तो वृत्त के ये केंद्र है। तो आप पढ़े होंगे केंद्र से जितनी भी दूरियां खींची जाती है ये सब हमारा क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। तो आप लोग त्रिज्या का भी सूत्र पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं? ये हमारा त्रिज्या है, रेडियस होता है। तो ये रेडियस होता है। तो आप पढ़े हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? तो 2 गुना व्यास होता है, यानी r बराबर 2 गुना डायमीटर यानी d हो गया। अब हम देखते हैं, यह एक वृत्त है, वृत्त का यह केंद्र है, केंद्र से ये पूरे दूरी को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। आइए, ये व्यास जब हो गया तो व्यास का अगर सूत्र कोई कहता है तो वृत्त का व्यास यानी डायमीटर यानी 2 गुना त्रिज्या हुआ, तो यानी d बराबर में 2 गुना में r हुआ। अब ये देखते हैं क्या कि अगर यह वृत्त है, वृत्त का ये क्षेत्र जो बनाया ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ। अब एक और क्या है के लिए छोड़ेंगे, आइए देख लेते हैं उसको भी। यह वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, चारों तरफ की दिशा को हम लोग परिधि परिमिति ये सब जानते हैं। तो परिधि का सूत्र जो होता है ना वो 2 पाई आर होता है। तो ये देखते हैं हमसे पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल खाली पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या ये होगा? नहीं होगा। ये होगा? नहीं। ये होगा? हाँ होगा। मंजिल आपका यहाँ छुपा हुआ है, लाइफ का पहला दरवाजा वहीं पर खुलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नौवां नंबर क्वेश्चन बोला है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए में तोरण, बी में आयत चित्र, ऑप्शन सी में दंडालेख, दंडालेख उसके बाद में डी में दिया हुआ है बारंबारता बहुभुज। आइए, तो ये संचयी बारंबारता ये चला गया सांख्यिकी में। अब इसमें संचयी बारंबारता वक्र बोला है, तो ये हम आसानी से इसमें तोरण खाली क्लिक कर देते हैं। काहे किया है हम डिटेल्स बताएंगे तब, या 2 नंबर वाले में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम आपको पूरा डिटेल्स बता देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। अगला ये प्रश्न दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे
परिकलित करने का तकनीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लस, बी में दिया है मस, सी में दिया है भागफल, डी में दिया हुआ है शेषफल। आइए, ये शेषफल ये आपका है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को दो धनात्मक पूर्णांक, अब ये देखते हैं दो धनात्मक पूर्णांक निम्न में से किसे परिकलित करेगा। तो दो धनात्मक पूर्णांक के लिए सबसे पहले देखते हैं कि आप ये मौसा करेगा। चलिए मौसा करेगा, अब क्यों करेगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। अगर मौसा करेगा तो क्यों करेगा। ये 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव 2011 में दिया था, हमने सॉल्व किया और ये आप ये क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, ना हमें इससे घूस मिला है ना कुछ मिला है। आप इस क्वेश्चन बैंक को अपनाइए। जो बच्चे एग्जाम इस बार दे रहे हैं यानी 2023 में, तो उस बच्चे ने ये इस बुक को पूर्ण रूप से अध्ययन करें। इतिहास वही रचता है जो जिद्दी होता है। और कोई ऐसा प्रॉब्लम हो मैथ में तो आप हमारे कमेंट्स में जाएं और वहां आप कुछ लिख करके भेजिए कि हाँ सर ये चैप्टर हमें बहुत प्रॉब्लम करती है। हम आपको उस चैप्टर को बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे कि कभी आप सोचे भी नहीं होंगे, ट्रिक के भी माध्यम से। अब हम क्या करते हैं, अब ये बोलिए कि केवल आप मैथ दीजिएगा। जी हाँ, हम केवल मैथ देंगे ऑनलाइन में। अगर आप ऑफलाइन में मेरे यहाँ आते हैं तो मेरा टीम है जो कि आपको फुल्ली इजी वे पे पढ़ा देगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।